हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका टेस्ट था SCQP 19-5 यानी 5 नंबर टेस्ट जो था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था CUT-PG 2022 का जो पेपर था उसका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। तो जिन साथियों ने वो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट वाला जो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वो वीडियो देख लेवें, क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो डिस्कस किए थे कि CR इक्वेशन क्या होती है, रेगुलर फंक्शन क्या होता है, रेगुलर पॉइंट क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी क्या होती हैं, सिंगुलरिटी हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कोची थ्योरम, कोची इंटीग्रल थ्योरम, और उसके बाद हमने देखे थे कुछ इंपॉर्टेंट एनालिटिक या इंटायर फंक्शन के एग्जाम्पल, और लास्ट में हमने डिस्कस की थी लिवोलीज थ्योरम। और उससे बेस्ड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे CUT-PG में 8 से 9 क्वेश्चन उनको हमने डिस्कस किया था। तो एक बार अगर वो वीडियो आप देख लेते हो तो आपके कंसेप्ट हैं वो दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। और उसके बाद ये वीडियो आपको देखने, और जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा तो इसकी जो PDF है सॉल्यूशन की वो आपको मिल जाएगी राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, जो आपका टेलीग्राम चैनल है और एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है CUT-PG मैथमेटिक्स नाम से। तो इनके ऊपर आपको इसकी PDF भी वो मिल जाएगी। तो जो भी साथी आपके साथ तैयारी करें CUT-PG की, उन सभी तक ये वीडियो भी शेयर करें और ये PDF भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को फ़ायदा मिल सके। तो देखते हैं अब। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 2 की पावर माइनस n z की पावर 2n। तो जो लास्ट क्लास था वहाँ पर मैंने ROC फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूले हैं वो डिस्कस कर रखे, तो एक बार आप वो देख लेना। तो इस सीरीज की आपको ROC बतानी है। तो यहाँ पर आपके पास an का मान कितना है, an का मान 2 की पावर माइनस n है। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये किसके लिए an है, ये आपके पास सीरीज है समेशन an z की पावर n, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर z की पावर 2n है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, या तो आप इस 2 को n को नए n में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेट जो 2 की पावर n है उसको हम कैपिटल N मान लेते हैं। तो यहाँ से स्मॉल n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/2। तो यानी n को हमें रिप्लेस करना है n/2 से। तो जैसे ही n को कैपिटल n/2 से रिप्लेस करते हैं तो मेरे पास जो सीरीज बन जाएगी क्या बन जाएगी, 2 की पावर माइनस n/2 और z की पावर n। तो ये जो हमारी स्टैंडर्ड सीरीज है उसके अंदर कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर हम देखें तो an की वैल्यू आ गई टू की पावर माइनस n/2। और जो लास्ट हमने क्लास देखी थी वहाँ पर क्या देखा था, ROC फाइंड आउट करने का मेथड, दो जो फॉर्मूले थे, एक तो था 1/r लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट मॉडुलस an प्लस 1/an, यानी an प्लस 1/an का मॉडुलस लेकर इसकी लिमिट फाइंड आउट करेंगे। उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगी, आपके पास ROC हो जाएगी। और जो दूसरा फॉर्मूला था 1/r इक्वल्स टू सुप्रीमम मोड an की पावर 1/n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अगर हम ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपके पास 1/r क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम मोड, जैसे इसका मोड लेंगे और पावर 1/n करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल 1/n करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको कैपिटल an ले लेता हूँ। तो क्या बच जाएगा आपके पास, 2 की पावर माइनस 1/2 बच जाएगा, n से n कैंसिल आउट, और इसका सुप्रीमम क्या आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा। और ये क्या है आपके पास 1/√2 1/r इक्वल्स टू, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से √2 आ जाएगी। यानी सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि सीरीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड चीज़ जो ध्यान रखने योग्य है कि इसमें फॉर्मूला ROC में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/r आएगा या r आएगा, ऊपर an प्लस 1 आएगा या an आएगा। और इसी प्रकार एक फॉर्मूला ये, तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी चीज़ आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था और दोबारा ही बता देता हूँ, समस्या कहाँ पर होती है कि जैसे हम इसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं और इसकी लिमिट अगर 0 आ जाती है तो जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, इसकी जो ROC है 0 कर देते हैं। कई बार वहाँ पर 0 ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा।
लेकिन क्या करना आपने, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है। ये किसकी वैल्यू आई है, 1/r की आई है। तो जैसे ही r का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। तो 0 या इनफाइनाइट आता है उस केस में आपको थोड़ा सा सचेत रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया आपसे, द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन इज, यानी ये फंक्शन आपके पास गिवन है, हम मान लेते हैं ये फंक्शन आपके पास ux(y) है, तो e की पावर x cos y प्लस e की पावर y sin y प्लस cos x और प्लस x इंटू वाई। अब आपको क्या बताना है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट बताना है, यानी कि u अगर आपके पास फंक्शन एनालिटिक हो तो एफ जेड बराबर u प्लस आइटा भी होता है, और u है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या है, v है, यानी v इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। तो आपको v फाइंड आउट करना है। और आप जानते हो कि अगर ये हार्मोनिक फंक्शन इसका कॉन्जुगेट है तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा, CR इक्वेशन को, यानी ux बराबर vy एंड vx बराबर माइनस का uy। तो इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाई करवा के देखना। तो सबसे पहले क्या करना, आपको ux निकालना है, इसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और फिर इनमें से चेक करना vy, अगर किसी में से तीनों में से vy इक्वल आ रहा है, एक का आ रहा है तो वो हो जाएगा, किसी दो का आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा vx निकालना पड़ेगा और इस यहाँ से माइनस uy निकालना पड़ेगा, और चेक करके आप निकाल सकते हो। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अदरवाइज आप क्या करना पड़ेगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम मेथड होता है मिलने थॉमसन मेथड का, वहाँ से आपको वो चीज़ें है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन ये आसान रहता है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करो और इसका करो। आप देखोगे तो यहाँ से तीनों में से कोई भी जो ऑप्शन है वो इस CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी इसके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके पास नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन है वो आपको करनी है, थोड़ा सा मैंने तरीका बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन से रिलेटेड लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करना है। तो क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 1/z² प्लस 4 dz अराउंड द सर्कल, सर्कल क्या है, z माइनस आइटा का मॉडुलस इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर केस कितना इसका, आयोटा, ये आपके पास आयोटा हो गया है, रेडियस 2 है तो ये 2 आइटा, ये 3 आइटा, और यहाँ तक जाएगा माइनस आइटा तक। तो ये आपके पास क्या आ गया है, इस सर्कल का इस प्रकार ड्रॉ होगा, रेडियस है ये इसकी 2 है। अब हम जानते हैं कि ये फंक्शन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन आवर सी अपने पास सर्कल है 1/z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा dz। अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सी सिंगुलरिटी हैं, इसके पास 2 सिंगुलरिटी हैं और पोल हैं, एक तो 2 आइटा यहाँ से और यहाँ से माइनस 2 आइटा, यानी 2 आइटा और माइनस 2 आइटा इसके पास क्या है, सिंपल पोल है। और हमने कल पढ़ा था कोची इंटीग्रल फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, कि अगर आपके पास एफ जेड कोई फंक्शन है एनालिटिक और z माइनस जेड नोट की पावर n dz, ये क्या है आपके पास, z नोट पर इसके पास कोई आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, देन इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है 2 पाई आइटा अपॉन में ये n+1 है तो यहाँ पर n फैक्टोरियल आता है, अगर यहाँ पर n है तो यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और साथ में nth डेरिवेटिव उस पॉइंट पर यानी कि z नोट पर, इस पॉइंट पर ही तो इसके पास सिंगुलरिटी है। अगर इसका मान 1 है, यहाँ पर इसका मान 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल यानी 1, और 0 यानी कि एज इट इज फंक्शन, उसका डेरिवेटिव नहीं करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करो इसके अंदर कोई सिंगुलरिटी है तो सही क्या, अगर सिंगुलरिटी नहीं होगी तो फंक्शन एनालिटिक और एनालिटिक फंक्शन तो कोची थ्योरम से क्या हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन किसी क्लोज कर्व के अंदर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखिए 2 आयोटा है वो कहाँ पर आएगा, ये आपके पास आयोटा है और ये आपके पास 2 आयोटा, यानी 2 आयोटा इसके अंदर है और -2 आयोटा तो यहाँ पर है। तो ये वाली तो इसके पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है 2 आयोटा। तो इस फंक्शन को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 1/z प्लस 2 आयोटा अपॉन में z माइनस 2 आयोटा। तो ये फंक्शन आपके पास एफ जेड है जो क्या है एनालिटिक है, और ये फंक्शन इसकी वजह से आपके पास z बराबर 2 आयोटा वजह से क्या आ रहा है, इसकी वजह से इसके पास सिंगुलरिटी है जो इसके अंदर है।
तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का, 2 पाई आयोटा, 1 ऑर्डर का पोल है तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करनी है एफ ऑफ 2 आयोटा। और जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, ये आपके पास एफ जेड है, तो 1/2 आयोटा प्लस 2 आयोटा यानी कि 4 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा आपके पास π/2, यानी ऑप्शन थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आप विद इन 20 सेकेंड इस क्वेश्चन को है वो सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बार बार आपको समझा रहा हूँ, हो सकता है कुछ साथी है वो यहाँ से देखना शुरू करें हैं, तो उन साथियों की भी मेरे एडवाइस है कि आप एक बार पहले वाला वीडियो जरूर देखें, चाहे आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं ताकि कंसेप्ट है वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। और यहाँ से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन है वो 2023 में भी देखने को पक्का मिलेंगे। तो ये सबसे आसान है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो सबसे आसान है और उसमें इंटीग्रेशन वाला पार्ट सबसे ज़्यादा आसान रहता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन आपके पास एफ जेड इक्वल्स टू कोस 1/z देन पॉइंट z बराबर 0 इज असेंशियल सिंगुलरिटी, रिमूवेबल सिंगुलरिटी, सिंपल पोल और लास्ट में पॉइंट ऑफ एनालिटिसिटी यानी कि एनालिटिक है। तो कल मैंने बताया था अगर किसी भी फंक्शन का हम क्या करते हैं, लोरेंट एक्सपेंशन करते हैं, तो उस एक्सपेंशन में अगर नेगेटिव टर्म आ रही हैं या मैं बोलूँ प्रिंसिपल पार्ट में अगर कुछ टर्म फाइनाइट आ रही हैं तो उसके पास पोल, इनफाइनाइट टर्म आ रही हैं तो एसेंशियल सिंगुलरिटी, और एक भी टर्म नहीं आ रही हैं प्रिंसिपल पार्ट में तो उसके पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो एफ जेड बराबर कितना आ जाएगा, कोस 1/z का एक्सपेंशन क्या होता है 1 - 1/z² इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल z की पावर 4 माइनस एंड सो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट में तो इनफाइनाइट टर्म आएंगी, कि z की कितनी नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव है -2, ये -4, इस प्रकार देखेंगे तो इनफाइनाइट टर्म आ रही हैं। दिस इंप्लाइज एट z इक्वल्स टू 0 इट हैज असेंशियल सिंगुलरिटी, यानी ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको अगर वो डेफिनेशन पता है, सिर्फ और सिर्फ 3 पेज के अंदर मैंने वो लास्ट जो जितने भी कंसेप्ट रिवाइज किए थे वहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा द वैल्यू ऑफ आइटा की पावर -999 इज इक्वल्स टू, यानी आपसे पूछा आइटा की पावर -999, दिस इज इक्वल्स टू 1 आइटा की पावर 999। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा वो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि आइटा की पावर 4 के इक्वल्स टू 1 होता है जहाँ पर के कोई भी इंटीजर है। तो आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड कर लेना है। तो 99 को 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 3 और 9, 4 9 36, तो ये आपके पास 3 बच गया। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 994 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 249 प्लस 3। तो यहाँ पर आपसे पूछा आइटा की पावर 9 तो आइटा की पावर दिस, तो यहाँ से आपके पास 1/this तो 1/this, और इसकी वैल्यू आइटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 249 करो। जैसे आइटा की पावर या मैं लिखूँ a की पावर b इंटू सी है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर b इंटू सी या a की पावर c इंटू b। ये आपके पास रियल नंबर है तो इसका वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 1, तो आपके पास आएगा 1 में आइटा की पावर 3, और आइटा की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस आइटा, और हम जानते हैं -1 आइटा ऊपर नीचे आइटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है -1 और एक माइनस ये +1 यानी कि प्लस का आइटा आपके पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना, कई बार समस्या यहीं पे आती है आइटा क्यूब माइनस आइटा, और कई बार गड़बड़बाजी में क्या हो जाती है यहाँ पर माइनस आइटा है वो आप सही कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आसान है लेकिन सिली मिस्टेक जो नहीं संभावना है वो आसान क्वेश्चन में रहती है, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना हार्ड होगा उसको हम उतना ही अच्छे से ध्यानपूर्वक करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6। क्या पूछा गया फॉर द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड स्क्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। क्या है एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ओनली एट जेड बराबर 0, डिफरेंशिएबल एट ओनली जेड इक्वल्स टू 0, सिर्फ और सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है और ये कहीं पे एनालिटिक नहीं है। और दूसरा फंक्शन अपन ने बात की थी एफ जेड बराबर मोड जेड, दिस इज ए नो वेयर डिफरेंशिएबल,
कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। और हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन काउंटेबल नंबर पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा, एनालिटिक हो, नॉट एनालिटिक होगा, क्योंकि एनालिटिसिटी के लिए अनकाउंटेबल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है, वो नेसेसरी कंडीशन है, वैसे तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं, एफ जेड इज एनालिटिक फॉर ऑल जेड, गलत बात। एफ कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाई फॉर ऑल जेड बट एफ जेड इज नॉट एनालिटिक, ये भी गलत बात है कि एफ कोची इक्वेशन है और सिर्फ वो जेड बराबर 0 पे ही क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। एफ इसको हम क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू जेड बार, और हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कोची थ्योरम क्या होती है सीआर इक्वेशन की, डेल एफ डेल जेड बार बराबर 0 आना चाहिए। तो यहाँ से हम जेड बार के सापेक्ष डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार है, दिस इज इक्वल टू जेड, और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ पर जेड बराबर 0 पर ही सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ है 0 पर, और ये बोला है फॉर ऑल जेड, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट जेड इक्वल्स टू 0 ओनली, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ है नन ऑफ द अबोव 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सीआर इक्वेशन है वो 0 पर सेटिस्फाई कर रहा है और 0 पर डिफरेंशिएबल भी है, और जो लास्ट क्लास है वहां पर हमने इसको पूरा क्या किया, सोल्व भी किया है कि जेड बराबर 0 पे किस प्रकार डिफरेंशिएबल है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, पूछा है द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन। ये वही चीज आपको क्या गिवन है, एक फंक्शन गिवन है उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा है, तो मैंने अभी बताया था क्या करना है, यूएक्स निकालो, यूएक्स कितना आ जाएगा 3x² माइनस 3y²। अब हमें वी निकालना है, और वी कौन सा है जो इसके इक्वल आ रहा है, तो इसका हम वी निकालें, इसको वी मान लेते हैं, तो इसका वी जाएगा 3x² माइनस का 3y², इसका निकालें तो वी 6xy, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो इसके इक्वल है, और देख लेते हैं ये 3y² माइनस का 6xy, जबकि ये भी नहीं होगा। ये वाली बात करें y के सापेक्ष तो 6xy माइनस 3y², तो ये भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, और सीआर इक्वेशन आप जानते ही हो, ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और बात करें पोलर फॉर्म में तो वो क्या हो जाएगी, यू आर बराबर 1/r वी थीटा एंड वी आर बराबर -1/r यू थीटा, ये आपके पास पोलर फॉर्म के अंदर है सीआर इक्वेशन है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, एक फंक्शन गिवन एफ जेड कोस जेड -1/z², देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जेड बराबर 0 इज एसेंशियल सिंगुलरिटी, एफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल्स टू 0, z बराबर 0 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 2, और z बराबर 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो एनालिटिक तो नहीं है क्योंकि z बराबर 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन इनमें से कोई एक सिंगुलरिटी है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसका एक्सपेंशन करो प्रसार, तो कोस जेड का जैसे एक्सपेंशन करेंगे 1 - z² फैक्टोरियल प्लस z की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन -1/z², 1 से 1 कैंसिल आउट, z² कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा -1/2 प्लस z² में 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सोन। और यहाँ से अगर हम लिमिट लगा देते हैं, इस पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, सॉरी लिमिट नहीं लगानी, हमें क्या करना है, इसमें देखनी है कि z की नेगेटिव पावर कितनी आ रही है, एक भी नहीं आ रही, दिस इंप्लाइज रिमूवेबल, फाइनाइट आ जाती तो पोल और इनफाइनाइट आ जाती तो एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो यहाँ पर z की एक भी नेगेटिव पावर नहीं है, दिस इंप्लाइज इट इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, जो काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, लेट गामा बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 1, यानी मोड z बराबर 1, सेंटर क्या इसका आयोटा माइनस आयोटा z प्लस आयोटा बराबर 1, और आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। वही आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन e की पावर z, सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, z प्लस आयोटा z माइनस आयोटा। इसको अगर हम डायग्राम बनाए, माइनस आयोटा आपके पास ये है, तो इसके अंदर कौन सी सिंगुलरिटी आ रही है, z बराबर माइनस आयोटा आ रही है, तो माइनस आयोटा इसके पास सिंपल पोल है, जबकि ये वाला पूरा फंक्शन आपके पास एफ जेड आ गया जो कि एनालिटिक है। तो क्या फॉर्मूला बताया था, 2 आयोटा, एक सिंपल पोल है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर माइनस आयोटा, कहाँ पर सिंगुलरिटी माइनस आयोटा पर है तो माइनस आयोटा पुट करेंगे, 2 आयोटा e की पावर माइनस आयोटा, ये पूरे एफ जेड है,
और ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये आपके पास 2 आयोटा माइनस का, तो 2 आयोटा कैंसिल आउट, माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, पाई ई की पावर माइनस आयोटा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो मिलते जुलते ऑप्शन, अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की है तो आप वहीं पर मार खा जाओगे। तो बस सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है, सिली मिस्टेक कम से कम हो तो आपको अच्छी से अच्छी जो कॉलेज मिल सकती है। आपको जेएनयू में जाने का मौका मिल सकता है, आप डीयू में जा सकते हो, बीएचयू में जा सकते हो, एचयू में जा सकते हो। तो जो सबसे अच्छा मौका मिल रहा है आपको, जिसका आईआईटी जेईई में नहीं हो पाया है, तो अच्छी जगह से अगर आपकी एमएससी है तो आप अच्छी जगह से अच्छी से आप नेट क्वालिफाई हो जाओगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, अच्छी जगह से पीएचडी कर सकते हो। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को नहीं खोना है। तो आपको मन लगाकर तैयार करना है। तो आपके पास दिन बचे सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। तो 10 दिन में आपको जितने से ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, वो करो। और ये टेस्ट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। कहाँ पर है? जो राजेरा अकेडमी नाम, राजेरा अकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आप डाउनलोड करो। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि वो ऐप डाउनलोड करो और इस टेस्ट को आप पहले दो। 9 टेस्ट है वो आपके टॉपिक वाइज है, उसके बाद 2 आपके पास FLT फुल लेंथ टेस्ट है। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आपके लिए फ्री ऑफ टेस्ट है, फ्री आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। देखो, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में। क्या गिवन है? इफ ओमेगा डिनोट द वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब ऑफ रूट यूनिटी है, देन 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 है, वो किसके इक्वल है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ये क्या आपके पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इनका सम करेंगे तो 0 आता है। और ये बोलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी का जो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा? ओमेगा क्यूब। इसके वैल्यू कितनी आ रही? प्लस आ रही, प्लस 1 आ रही। तो आपको ये 2 कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या रख सकते हो? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पर आप रख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, तो -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 7, और जैसे आप करोगे तो -2 की पावर 7 इंटू ओमेगा की पावर 14, और यहाँ पर ओमेगा की पावर 14 किया तो ओमेगा की पावर 12 का मान तो 1 और ओमेगा स्क्वायर, और -2 की पावर 7 -1/2 1 to 8 और ओमेगा स्क्वायर। तो ऑप्शन आपके पास जो 4th है वो करेक्ट हो जाएगा। ये ना 3 की वैल्यू 1 है तो 3 चौक 12 का तो 1 आ गया, 2 बचा, और 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है? 28, तो माइनस का 128 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में। क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्मोनिक फंक्शन। ध्यान अच्छे से पढ़ना है, नोट कहाँ पर लिखा हुआ है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, फॉल्स पूछा हुआ है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन एफ हार्मोनिक कब कहलाता है? एफ इज हार्मोनिक इफ एफ का 2 बार एक्स के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो, एफ का 2 बार वाई के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करो, और उनका एडिशन अगर 0 के बराबर आ रहा है, या मैं बोलूं कि फंक्शन अगर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लाप्लास इक्वेशन यही तो है, दिस इज इक्वल्स टू, अगर ऐसा आ रहा तो आप क्या बोल दोगे? कि वो फंक्शन है वो हार्मोनिक है। तो हम चेक करते हैं 1 बाई 1 करके। फर्स्ट ऑप्शन में करें ux बराबर 2x, uxx बराबर 2, इसी प्रकार vx बराबर uy बराबर 2y और uy बराबर 2, और इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ रही है? ux प्लस uy y इक्वल्स टू 4। ये तो 0 नहीं आ रही है, नॉट इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज इट इज ए नॉट हार्मोनिक। तो यही ऑप्शन हो गया। आप तीनों को चेक करके देख लेना। इसका जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, और विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y करोगे डबल डेरिवेटिव, तो उसकी वैल्यू है वो 0 आ जाएगी इन तीनों केस में। आप ये खुद करके चेक कर सकते हो। तो आपको अगर ये कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन है वो आपके पास 30 सेकंड का। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या पूछा गया है? एक एनालिटिक फंक्शन गिवन है एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी। यहाँ पर वाई लिखा गया था तो एक बार आप करेक्ट कर लेना, आइटा वी है। ऑफ विच ऑफ द रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये गिवन है, देन आपको बताना है एफ डैश जेड है वो क्या होगा। तो इसके लिए आपको मिलने जो मेथड है ना, मिलने थॉमसन मेथड,
थॉमसन्स मेथड है उसको आपको फॉलो करना है। तो मेथड क्या बोलता है कि सबसे पहले उसका मेथड प्रोसेस क्या है कि सी आर इक्वेशन वाला है यू एक्स बराबर वी वाई है और वी एक्स बराबर यू वाई। आपके पास u गिवन है तो आप जानते हो एफ डैश जेड है वो क्या होता है, ये रहा यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स। तो आपके पास u गिवन है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर वी एक्स निकालना है। तो वी एक्स क्या आ जाएगा, वी एक्स बराबर ये सॉरी माइनस यू वाई आ जाएगा। तो वी एक्स की जगह क्या रख सकते हो माइनस यू वाई, तो ये हो जाएगा यू एक्स माइनस आयोटा वी एक्स, ये आ जाएगा यू वाई सॉरी वी एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हो, दिस इज वैल्यू माइनस आइटा वी वाई, या आपके पास एफ डैश जेड आ जाएगा। और उस वहाँ पर अपने को क्या करना होता है कि एक्स को जीरो से रिप्लेस करना है जेड से और वाई को जीरो से रिप्लेस करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं फंक्शन यू एक्स एट जेड कोमा जीरो, या आपके पास, या मैं इसको मान लेता हूँ 5 1 जेड कोमा जीरो। अगर यहाँ पर मैं x को z से रिप्लेस करूं और y को 0 से रिप्लेस करूं तो ये 5 आ जाएगा और ये 5 2 जेड कोमा 0। तो आपके पास एफ डैश जेड है वो कितना आ जाएगा 5 1 जेड कोमा 0 माइनस आयोटा 5 2 जेड कोमा 0। करना क्या आपको, इसका x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो हम कर लेते हैं, चलो यहाँ पर इसको x के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव कितना आएगा इसका, यहाँ पर देखते हैं यू एक्स यह आ जाएगा e की पावर x एज इट इज, और x का करेंगे तो कोस y और ये 0 माइनस प्लस का साइन e की पावर x का e की पावर x और ये पूरा एज इट इज x कोस y माइनस y साइन y। यू वाई का करेंगे तो आपके पास y के सापेक्ष कितना है e की पावर x, तो एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर माइनस का x साइन y, माइनस y का करेंगे तो साइन y और फिर y एज इट इज रख देंगे साइन y का कोस y। और अगर यहाँ पर अब हमें क्या करना है 5 1 निकालना है z 0, तो x जहाँ z है वहाँ z रख देंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास e की पावर z और कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस का साइन e की पावर z और ये आपके पास z और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 और ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा z e की पावर z। और 5 2 जेड कोमा 0 निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखा तो ये 0 और ये 0, तो ये पूरा 0 हो गया आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 0। तो एफ डैश जेड कितना आ जाएगा, एफ डैश जेड इक्वल्स टू जेड ई की पावर जेड आ जाएगा, जेड ई की पावर जेड आ जाएगा। और प्लस में ई की पावर जेड भी है, प्लस ई की पावर जेड और ई की पावर जेड कॉमन लेंगे तो जेड प्लस 1 ई की पावर जेड। तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अगर आप एफ जेड पूछता तो क्या करना आपको, सिर्फ और सिर्फ जेड प्लस 1 ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट। तो ये आपके पास एफ जेड भी पूछ सकता है कि वो एनालिटिक फंक्शन बताओ जिसका रियल पार्ट है वो ये, तो यही मेथड रहेगा। इसका शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने जो टेलीग्राम चैनल है कॉम्प्लेक्स के वहाँ पर मिल जाएंगे, जो राजेर एकेडमी मैथमेटिक्स है वहाँ पर फाइल्स में जाके देखोगे कॉम्प्लेक्स शॉर्ट नोट्स, तो वहाँ पर आपको ये मेथड मिल जाएगा पूरा। या टेलीग्राम ये यूट्यूब चैनल पे भी कुछ क्वेश्चन है वहाँ पर मैंने ये डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 0 और z को रख सकते हैं x माइनस आइटा y, इसका बार क्या जाएगा x माइनस आइटा y और z क्या है x प्लस आइटा y। तो अब हम क्या करें कि z 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो z को 0 तरफ जाने का अप्रोच एक ये भी हो सकता है कि z है वो इस प्रकार अप्रोच करे y बराबर mx टाइप से। जब y है वो mx के इक्वल है, यानी ये वाला पाथ है, इस पाथ से y है y बराबर mx ये पाथ है, तो इस पाथ से जाएंगे तब भी तो हम z बराबर 0 की तरफ जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि x है वो 0 की तरफ अप्रोच कर जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 x माइनस आयोटा mx और ये हो जाएगा x प्लस आयोटा mx, और x से x कैंसिल आउट तो इसकी लिमिट लगाएंगे तो 1 माइनस आयोटा m 1 प्लस आयोटा m। तो यहाँ पर लिमिट किस पे डिपेंड कर रही है, m पर,
यानी ये हम m का मान 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, अलग अलग पाथ से जाते हैं तो हमें अलग अलग लिमिट मिल रही है। और हम जानते हैं अगर किसी भी दो पाथ ऐसे मिल जाएं जहां से लिमिट की वैल्यू अलग आ रही है तो उस केस में उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी ये लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो डजंट एग्जिस्ट। तो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, एक आपके पास सीरीज गिवन है समेशन 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड की पावर एन बी ए कन्वर्जेंट पावर सीरीज सच दैट इसकी लिमिट ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन की जो एन टेंस टू इन्फिनिटी पे लिमिट है वो आर है, और आर क्या है, पॉजिटिव है। लेट पी बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री डी, डी डिग्री का पोलिनोमियल है, देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज समेशन एन बराबर 0 टू इनफाइनाइट पी एन ए एन जेड की पावर है। तो पी एन एक पोलिनोमियल है डी डिग्री का, तो हम मान लेते हैं पी एन है एक 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, हम ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें क्या करना है, एन है तो एक्स की जगह एन रख लेते हैं। अब हम पी एन प्लस 1 करेंगे तो देखो क्या आएगा, ए एन प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बी एन प्लस 1 प्लस सी। एक्स की जगह यहाँ पर एन रख दिया। अब हम मुझे ये बताओ पी एन प्लस 1 अपॉन में पी एन की लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट पे बताओ कितनी आएगी। तो इसमें इसका डिवाइड करना है, इसके अंदर अगर मैं डिवाइड कर दूं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी का, तो लिमिट बताओ इन्फिनिटी पे कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर लिमिट इन्फिनिटी पे चेक करनी है, अगर पावर सेम हो ऊपर नीचे, एन स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, एन स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, सेम हो तो जो हाईएस्ट पावर सेम हो तो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लिमिट होगी। तो इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट ए है, यानी कि 1 आ जाएगा। तो यानी कि पोलिनोमियल कितने भी डिग्री का क्यों ना हो, उस पी एन प्लस 1 अपॉन पी एन की जो लिमिट निकालोगे वो कितनी आएगी, हमेशा 1 आएगी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझना है, और इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है वो नेट में 2 बार पूछा गया। तो पॉसिबिलिटी है कि सीयूटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरा जो मेन कंसेप्ट था यहाँ पर समझाने का कि इसकी जो लिमिट निकालोगे पी एन प्लस 1 अपॉन पी एन की, जहाँ पर पी एन कोई पोलिनोमियल है कितनी भी डिग्री का हो, तो उसकी लिमिट इन्फिनिटी पे 1 आएगी। ठीक है, अब हमें बतानी इसकी की कितनी आएगी पावर सीरीज की आर ओ सी। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, मॉडुलस ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, जबकि यहाँ पर ए एन गिवन है तो मैं इसका कोफिशिएंट को नया नाम देता हूँ बी एन, तो यह आ जाएगा बी एन प्लस 1 अपॉन में बी एन, और बी एन प्लस 1 कितना हो जाएगा, पी एन प्लस 1, और यह आ जाएगा ए एन प्लस 1 अपॉन में पी एन और ए एन। इसका मॉडुलस लो और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट करो। ये आपके पास आर नहीं है, 1 अपॉन आर है, और इसको भी हम आर डैश मान लेते हैं कि आर ओ सी आर डैश है, क्योंकि आर पहले से गिवन है ताकि मिक्स ना हो। तो 1 अपॉन आर डैश है, तो आर डैश यहाँ पर क्या आर ओ सी है, तो 1 अपॉन आर डैश इक्वल्स टू इसकी लिमिट कितनी आएगी 1, और इसकी लिमिट इसने कितनी दे रखी, आर दे रखी है, तो यह आपके पास आर हो गया। तो आर डैश की वैल्यू है वो 1 अपॉन आर आएगी। हालांकि जो क्वेश्चन वहाँ पर टेस्ट में दे रखा था वहाँ पर 1 अपॉन आर ऑप्शन नहीं था, तो ये क्या है, टाइपिंग मिस्टेक थी। तो इसको आप एक बार करेक्शन कर लेना, इसमें सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/r कर लेना, हालांकि यहाँ पर डी गिवन था, तो ये जो मिस्टेक थी वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, तो इसको आप ध्यान में रखना। तो यहाँ पर अपने को कंसेप्ट समझना है। तो यही कंसेप्ट था, कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि साथ में डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं आर इंटू डी, तो ऑप्शन ये सेकंड है, यहाँ पर थर्ड है, यहाँ पर ज़्यादा संभावना रहती है मिस्टेक होने की। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना है इस कंसेप्ट को। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, एक फंक्शन है एफ सी टू सी डिफाइंड बाई एफ जेड बराबर मोड जेड स्क्वायर। अभी बताया था मैंने मोड जेड स्क्वायर के बारे में कि सिर्फ 0 पर ये सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है और सिर्फ 0 पर डिफरेंशिएबल है। फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर गलत बात, एन इंटायर फंक्शन गलत बात। इंटायर फंक्शन क्या होता है, जो पूरे सी पर एनालिटिक होता है। डेरिवेबल ओनली एट ओरिजिन, ये बात सही है, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे डिफरेंशिएबल होता है, डेरिवेबल होता है। नॉट कंटिन्यूस एट ओरिजिन गलत बात, ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस सभी जगह है, लेकिन डिफरेंशिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ है 0 पर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया, एन इंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन फ्रॉम सी टू सी मस्ट बी। तो मैंने आपको कल ही बताया था
लिवोली थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ए इंटायर एंड बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट। अगर कोई फंक्शन इंटायर है यानी पूरे सी पर एनालिटिक है और बाउंडेड है तो वो पक्का क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर आपको स्टेटमेंट भी याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये नहीं कि आप रटने बैठ जाओ। अगर आप रटोगे, क्वेश्चन रटने बैठ जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट करना, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर सकता है क्वेश्चन में, ए इंटायर एंड नॉट बाउंडेड फंक्शन, तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, नॉन कांस्टेंट हो जाएगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। तो वहां पर एक स्टेटमेंट क्या है, इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन मस्ट बी अनबाउंडेड। ये क्या बोला है? इंटायर प्लस बाउंडेड। कोई फंक्शन इंटायर के साथ साथ बाउंडेड है तो पक्का क्या होगा? वो कांस्टेंट होगा। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, नॉन कांस्टेंट, नॉन कांस्टेंट प्लस इंटायर। इंटायर है और कांस्टेंट नहीं है, ये इफ एंड ओनली होता है, सॉरी इफ एंड ओनली। तो नॉन कांस्टेंट है और इंटायर है तो पक्का ही वो क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। दिस इंप्लाइज अनबाउंडेड। ठीक है ना? इंटायर फंक्शन के साथ, इंटायर है, इंटायर पे कोई फंक्शन है, जैसे होता है ये इंटायर तो है, इंटायर बाउंडेड होगा तो कांस्टेंट और कांस्टेंट होगा तो बाउंडेड। इसी प्रकार इंटायर है, इसको हम इस प्रकार लिख देते हैं, इंटायर है और इंटायर के साथ नॉन कांस्टेंट हो गया तो पक्का ही वो अनबाउंडेड हो जाएगा। तो साइन जेड कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड कोस हाइपरबोलिक जेड ई की पावर जेड, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटायर फंक्शन है और कांस्टेंट नहीं है, और कांस्टेंट नहीं है तो ये अनबाउंडेड। तो ये है कंसेप्ट होता है। इसको किसी प्रकार से घुमाकर पूछो आप कर सकते हो। अगर आपने स्टेटमेंट रट लिया इंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट, इंटायर प्लस बाउंडेड कांस्टेंट, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैथमेटिक्स में रटने के लिए तो कुछ भी नहीं है। आप जीके का है, सोशल साइंस है, वहां पर कुछ डाटा रट सकते हो कि कौन सा राजा कब जन्म हुआ, कब मरा। हिस्ट्री कल्चर में आप याद रख सकते हो कि ये चीज़ें यहाँ की फेमस है। लेकिन अगर आपसे मैथमेटिक्स की चीज़ें आप पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाओगे। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इक्वल्स टू जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन जेड माइनस 2। आपसे पूछा एसेंशियल सिंगुलरिटी, और मैंने क्या बताया था एसेंशियल सिंगुलरिटी में कि जिसके अंदर, जिसके एक्सपेंशन में इनफाइनाइट टर्म आ रही हूँ, तो इसको हम लिख सकते हैं जेड बराबर जेड माइनस 3 अपॉन जेड माइनस 1। इसका प्रसार क्या हो जाएगा? ई का पावर जेड क्या होती है? ई की पावर 1 बाई जेड कितना होता है? या ई की पावर जेड कर लो, चलो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सोन। जेड की जगह यहाँ पर कितना? 1 अपॉन जेड बाई 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। तो हम देख रहे हैं कि जेड बराबर 1 पे तो पोल है, 1 पे तो पोल है। इसने पूछा एसेंशियल सिंगुलरिटी, तो कहाँ पर है? जेड माइनस जेड बराबर 2 पर है। इसकी तो कितनी टर्म आ रही हैं? इनफाइनाइट टर्म आ रही हैं। तो जेड बराबर 2 पर इसके पास एसेंशियल सिंगुलरिटी है, जेड बराबर 1 पर इसके पास पोल है। तो ये चीज़ें आपको देखना है, और जेड बराबर 0 पे ये फंक्शन एनालिटिक है। तो सारी की सारी चीज़ें है ना आपको क्लियर होनी चाहिए, ये नहीं कि चलो एक बार चीज़ें रट ली। नेक्स्ट हम बात करें, द फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई प्लस 1 इज हार्मोनिक नहीं है। हार्मोनिक है लेकिन इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ये है, इज हार्मोनिक एंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज इटसेल्फ इट्स हार्मोनिक एंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट इज ए दिस। आपको कुछ नहीं करना, हार्मोनिक है कि नहीं इसको फंक्शन मान लेते हैं एफ, या इसको यू मान लो, ई की पावर माइनस एक्स कोस वाई। क्या करना है? यू एक्स यू वाई वाई, इन दोनों का सम करना, 0 आ जाता है, इसका मतलब है ये फंक्शन हार्मोनिक है। अब इसका यू एक्स करेंगे तो कितना आएगा? माइनस ई की पावर एक्स कोस वाई, और वी वाई अगर ये है तो इसका वाई के सापेक्ष करेंगे वी वाई, तो कितना आ जाएगा? वी वाई माइनस का ई की पावर एक्स साइन एक्स का कोस वाई प्लस सी का 0। यानी यू एक्स बराबर तो वी वाई है, लेकिन वी एक्स बराबर माइनस यू वाई भी होना चाहिए। वी एक्स कितना है यहाँ पर? माइनस ई की पावर एक्स कोस वाई, और यू वाई कितना है यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर एक्स और कोस का साइन वाई। अब हमें करना है वी एक्स, तो वी एक्स क्या हो जाएगा इसका? माइनस ई की पावर एक्स साइन वाई, और हमें चेक करना है यू एक्स बराबर माइनस वी एक्स, यानी इसके माइनस लगा दो, दोनों इक्वल हो रहे हैं नहीं हो रहे? हो रहे हैं। दिस इंप्लाइज
दिस इज सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, यानी ये हार्मोनिक भी है, आप चेक कर लेना इसको, और साथ में इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी ये वाला है। यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा वी फॉर्म का है, आइटा वी फॉर्म का, यू एंड वी हार्मोनिक है, वी एंड यू हार्मोनिक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एफ जेड है वो एनालिटिक है, एनालिटिक है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये ध्यान रखना है, खास करके ये वाला स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि एक फंक्शन, काउंटर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहाँ पर एफ जेड बराबर, ये मैं काउंटर एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर, एफ जेड बराबर जेड बार यानी एक्स माइनस आइटा वाई, ये फंक्शन है एक्स, ये आपके पास यू फंक्शन है, ये आपके पास वी फंक्शन है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं? हार्मोनिक हैं, दिस आर हार्मोनिक, और ये फंक्शन हार्मोनिक है, लेकिन एफ जेड बराबर जेड बार ये तो नोवेयर एनालिटिक, कहीं पर भी एनालिटिक नहीं है, कहीं पर डिफरेंशिएबल भी नहीं है, क्योंकि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर u और v हार्मोनिक है तो उसका फंक्शन को एनालिटिक होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास u हार्मोनिक है, u कोई भी एक हार्मोनिक फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन v एक्स वाई जो इसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा, और एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v, ये आपके पास क्या फंक्शन हो जाएगा? हार्मोनिक, एनालिटिक हो जाएगा। अगर u है तो एक उसका कंजुगेट जरूर मिलेगा, सच दैट एफ जेड बराबर u प्लस आइटा v है, ये आपके पास एनालिटिक हो जाएगा, ठीक है ना। u प्लस आइटा v है, v। तो छोटी छोटी चीजें हैं, इसको जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी चीजें हैं वो आती रहेंगी। अब आपके पास समय कम है, तो ये चीजें जितना मैं बता रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहो, और इन चीजों को आप ग्रहण करते रहो, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा गया है? लेट एम बी ए इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है? इवन है और पॉजिटिव इंटीजर है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल mth रूट ऑफ यूनिटी इन सी, nth रूट ऑफ यूनिटी यानी 1 की पावर 1/n के जितने भी रूट, कितने रूट होंगे इसके? n रूट होंगे, तो उनका प्रोडक्ट बताना है। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, आप डायरेक्ट इनको क्या कर सकते हो? यूजुलाइज कर सकते हो। जैसे 2 रूट ऑफ यूनिटी पूछे, 1 की पावर 1/2 कितने होंगे? 1 और -1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 4th रूट ऑफ यूनिटी पूछे तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। इन 3 से ही आप क्या कर सकते हो? पता लगा सकते हो कि कौन सा है वो क्या होगा। तो यहां से हम देखें तो पहले ये प्रोडक्ट पूछा, मेडिसिन देखते हैं, योग क्या होता है। इनको जोड़ो दोनों को, 1 - 1 कितना? 0। इनको जोड़ो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0, और इनको जोड़ो 1 - 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0, यानी जोड़ है वो किसी भी nth रूट ऑफ यूनिटी का करो। अगर 1 इसके रूट है 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर n - 1, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 1 + अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट अल्फा की पावर n - 1, ये कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। सम है वो nth रूट ऑफ यूनिटी का 0 होता है। प्रोडक्ट देखो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो -1, इनका प्रोडक्ट करो, अभी बताया था ओमेगा क्यूब है +1, इनका प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? 1 - 1 ये आएगा आइटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? -1, और ये है माइनस आइटा स्क्वायर, तो माइनस आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस माइनस +1, तो ये कितना आ जाएगा? वापस -1 आ गया। ये जब n का मान इवन है तब तो माइनस आ रहा है, ओड है तो +1 आ रहा है। इसने क्या बताया है? इवन है, इवन है तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा, तो -1 यानी सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट। आपको कुछ भी नहीं पता, ये चीजें आप सभी जानते हो, ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हो, ये आप ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये भी ग्रुप बनता है, आबेलियन ग्रुप है, ये भी ग्रुप बनता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपको ये चीजें पता है, एक दूसरे में इंटरचेंज, आप इंटरलिंक कर सकते हो, ग्रुप थ्योरी की चीजें यहाँ पर देख सकते हो। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको पता है तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को है वो सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है कि एफ जेड एक इंटायर फंक्शन है, देन एफ जेड इज आल्सो बाउंडेड इफ एंड ओनली। अभी बताया था इंटायर फंक्शन है तो बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ क्या हो जाएगा? कांस्टेंट बाय लिवोली थ्योरम। तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। पोलिनोमियल फंक्शन जरूरी नहीं है, कांस्टेंट पोलिनोमियल तो हो सकता है, लेकिन जेड भी पोलिनोमियल है, पी जेड बराबर, ये तो नहीं है। एफ जेड रेसिप्रोकल ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, गलत बात। एफ जेड इज पोलिनोमियल
साइन जेड कोस जेड, ये गलत बात, साइन जेड और कोस जेड तो अनबाउंडेड होते हैं। एफ जेड इज कॉन्स्टेंट, यानी डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। CUT-PG का लेवल है वो बिल्कुल आसान है, आपको सिंपल सिंपल कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से एक महीने में पढ़ लेते हो जो आपका मैटर है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो 5, 10, 15 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हो और टेस्ट पेपर सॉल्व कर लेते हो और PYQ सॉल्व कर लेते हो, तो आपका पेपर है वो आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं। IIT JEM का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, उसके लिए भी अगर 5-6 महीने तैयारी करें तो हो सकता है। IIT JEM है वो भी हो सकता है। मैंने 2015 में IIT JEM का एग्जाम दिया था, उस समय जिस समय सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हुआ था, और उस समय मेरी रैंक थी 126। IIT दिल्ली में मुझे रैंक मिली थी। उस समय IIT बॉम्बे मिल रहा था, लेकिन मैंने IIT दिल्ली को ही प्रेफरेंस दी थी। तो आप उस समय, आज से कितने साल हो गए, 15 को, लगभग 7-8 साल हो गए, उस समय मैंने क्रैक कर दिया था, वो भी BSc के दौरान, BSc के साथ साथ में ना मैंने ड्रॉप लिया। आप देखो CUT-PG तो बहुत आसान है, कुछ भी है ही नहीं। उस समय तो ऑनलाइन भी नहीं था कुछ मैटर। अब तो आप अगर सर्च मारो यूट्यूब पे, गूगल पे, तो सब चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको खुद को ही। तो आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी जगह जाओगे, तो आपको ही फ़ायदा है। हमारा तो काम है ज़्यादा से ज़्यादा आप साथियों के साथ ये चीज़ें हैं वो डिस्कस करना, जो हमने सीखी हैं अभी तक है वो आपके साथ डिस्कस करना। और यहाँ पर जिस पोजीशन में अभी हूँ मैं, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय है अच्छी जगह से MSc। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो उसका क्या है, पूरा पूरा श्रेय अच्छी जगह से MSc। IIT दिल्ली से MSc की कंसेप्ट क्लियर हो गई, वहाँ से निकलने के बाद जल्दी ही नेट क्वालिफाई हो गया, और नेट के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी की, और आज असिस्टेंट प्रोफेसर है। तो उसका योगदान कौन है, MSc है। अगर लोकल जगह से MSc करते तो वहाँ पता ही नहीं होता, नेट निकलने में 4-5 साल लग जाती हैं। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से फोकस करना है। अगर आपको अच्छी जगह हायर मैथमेटिक्स पढ़ना है, अच्छी जगह जाना है, तो आपको MSc अच्छी जगह से करनी ही करनी। तो चलो पढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, FZ इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यू ऑफ Z। ये बोला FZ एनालिटिक है फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। फाइनाइट वैल्यू यानी C है, C इन्फिनिटी पे नहीं है, इन C पर है। और अभी हमने बताया था कि फंक्शन एनालिटिक होने का मतलब क्या है, इंटायर है। इंटायर के साथ अनबाउंडेड, इंटायर प्लस बाउंडेड होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, f-z। कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। ये ऊपर वाला सेम घुमा फिरा के देख लो, 3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इस टाइप के लल्लू क्वेश्चन है वही आएंगे। तो क्या हो जाएगा, f-z है वो 0 हो जाएगा। तो लिवोली थ्योरम है वो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम मानेगी कॉम्प्लेक्स के अंदर, एक माइलस्टोन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। नेट के अंदर भी हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, IIT JEM में भी आते हैं, तो CUT-PG में भी पक्का आएंगे। लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया और डायरेक्ट पूछा गया है। आपने जो लास्ट वीडियो अगर देख लिया अच्छे से, तो ये क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट में कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में क्या पूछा। एक फंक्शन है f(z) बराबर e⁻z/z² sin mz, जहां पर m नेचुरल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। गलत पूछा है आपसे, ध्यान रखना, गलत पूछा, सही नहीं पूछा। तो क्या करना है, f(z) इक्वल्स टू e⁻z² sin mz। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, n π/m। ये आपके पास सिंपल पोल है। पोल कब होगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाए, लेकिन ऊपर वाला 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला तो कभी भी 0 नहीं होगा। e⁻z है वो हमेशा ही क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। तो 0 कहाँ पर हो रहा है, देखो सिंपल पोल, जब sin z 0 हो रहा है, तो sin z बराबर 0 होने का मतलब क्या है, sin mz, सॉरी mz। तो sin mz बराबर 0 होने का मतलब क्या है, mz बराबर n π। यहाँ से mz की वैल्यू कितनी आ गई है, n π/m। तो n π/m है इसका मान, सिंपल पोल है। लेकिन n क्या नहीं, यहाँ पर z है, लेकिन n है 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि जैसे 0 के इक्वल हो जाएगा तो z बराबर 0, तो इसके पास भी पोल मिल रहे हैं, 2 पोल ये हैं, एक ये, तो z बराबर 0 पर तो 3 ऑर्डर का पोल है, 3rd ऑर्डर पोल, ठीक है। लेकिन n π पर सिंपल पोल, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमें तो गलत पूछा है। z बराबर 0 पर पोल है 3 ऑर्डर का, ये बात भी सही है। z बराबर इन्फिनिटी पर नॉन आइसोलेटेड असेंशियल सिंगुलरिटी। तो एक स्टेटमेंट ध्यान रखना कि लिमिट पॉइंट ऑफ, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये कई बार पूछ लिया जाता है, लिमिट पॉइंट्स ऑफ पोल, ये क्या होता है, असेंशियल सिंगुलरिटी होती है। लिमिट पॉइंट, तो ये आपके पास पोल है
और जैसे n टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे यहाँ पर तो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी यानी z बराबर इन्फिनिटी है वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये स्टेटमेंट भी सही है। ये बोला z बराबर 0 रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ये गलत है, रिमूवेबल नहीं है। z बराबर 0 पे 3 ऑर्डर का पोल है, यानी डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है, इंटीग्रल है e की पावर माइनस जेड जेड प्लस 1 और सर्किल आपके पास सेंटर 0 रेडियस हाफ। तो बताओ इसके पास पोल कितने ऑर्डर का है, सिंपल पोल है एक ऑर्डर का, कहाँ पर -1 पर, -1 तो इसके बाहर है, यानी ये पूरा फंक्शन क्या है एनालिटिक फंक्शन है। और हम जानते हैं अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी क्लोज कर्व के अंदर तो उसका इंटीग्रल क्या होता है 0 बाई कोची थ्योरम। दिस इंप्लाइज सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 24 में क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप आराम से निकाल सकते हो, ए एन है 1/z की पावर n स्क्वायर 2 है, सॉरी 2 की पावर n स्क्वायर। तो आपको क्या करना है ए एन प्लस 1/an निकालनी है 1/r लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ये वैल्यू आप खुद निकाल के चेक करना क्या रही है, आपको ही करना है। 25 में क्या पूछा है, एट विच पॉइंट द फंक्शन एफ जेड बराबर 2 आइटा वाई इज एनालिटिक। आप जानते हो कि अगर फंक्शन के अंदर रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट 0 है तो फंक्शन कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता। यहाँ पर u क्या है, एफ जेड बराबर u प्लस आइटा वी करें तो u बराबर है 0 और v बराबर है 2i। तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स बराबर तो 0 है जबकि वी वाई बराबर कितना है 2 है, और 2 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है क्योंकि यू एक्स बराबर वी वाई होना चाहिए और ये बराबर नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज कभी भी एनालिटिक नहीं हो सकता, नो वेयर एनालिटिक। तो ये था आपके पास 25। क्वेश्चन नंबर 26 में कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पूछा है। तो आपको क्या करना है, इनमें चेक करना है यू एक्स कितना है 1/2 log एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स के सापेक्ष डेरिवेटिव करना 1/2 एज इट इज, log का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2x 2 से 2 कैंसिल आउट, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको चेक करना कौन सा फंक्शन है जिसका वी एक्स है वो इसकी इक्वल है। आप चेक करोगे तो आपके पास ऑप्शन शायद सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। कुछ भी नहीं करना, वी एक्स करना है, फिर इसका क्या करना है यू वाई करना है और इसका ये वी वाई करना, सॉरी वी वाई, और यहाँ पर वी एक्स करना है और ये इसका माइनस होना चाहिए। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करवा के देखना है तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इफ एफ जेड इज एनालिटिक कॉन्स्टेंट फंक्शन इन डोमेन डी, ठीक है ना, डोमेन की बात है, सी में बात नहीं की है, डी में बात की है। एनालिटिक है और कॉन्स्टेंट है। एनालिटिक अगर फंक्शन कॉन्स्टेंट है डोमेन डी में तो उसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन होने का मतलब क्या है, एफ जेड कॉन्स्टेंट होने का मतलब क्या है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आइटा भी होता है। ये क्या है रियल पार्ट ऑफ एफ, ये होता है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ। एफ जेड अगर किसी भी डोमेन में कॉन्स्टेंट होने मतलब क्या है, रियल पार्ट भी इसका क्या है कांस्टेंट और इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट है। दोनों कांस्टेंट होंगे तभी तो फंक्शन कांस्टेंट होगा, यानी बोथ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड आर ए कांस्टेंट। 28 में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल मोड जेड स्क्वायर जेड बार का स्क्वायर इंटू डी जेड। क्या है, सी जेड बार का स्क्वायर इंटू डी जेड अराउंड द सर्कल सी जेड -1 इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन है वो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, अच्छा लेवल का क्वेश्चन, नेट के लेवल का क्वेश्चन है। देख लो आप ऐसे मत कर देना कि सर ये तो 1 जेड माइनस ये है ना 1 और ये आप इसका सर्कल हो गया, इसके अंदर तो कोई पॉइंट आ ही नहीं रहा, तो इसका डायरेक्ट 0 मत कर देना। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। हम जानते हैं जेड बार है वो एनालिटिक नहीं, इसका स्क्वायर भी एनालिटिक नहीं होता। तो आपको इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी जेड बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा लेना पड़ेगा, और आर भी नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए जेड माइनस जेड नोट बराबर आर गिवन है, तो जेड बराबर कितना होगा जेड नोट प्लस आर ई की पावर आइटा थीटा, और जेड नोट का कितना यहाँ पर -1 प्लस का 1 प्लस आर का मान 1 है ई की पावर आइटा थीटा, तो जेड बराबर 1 प्लस ई की पावर आइटा थीटा, और डी जेड बराबर या मैं बोलूँ जेड बार बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस ई की पावर माइनस आइटा थीटा हो जाएगा, और डी जेड कितना हो जाएगा यहाँ से डी जेड है वो हो जाएगा ई की पावर आइटा थीटा इंटू आइटा और डी थीटा। तो आपको जेड बार की वैल्यू पुट करनी है, डी जेड की वैल्यू पुट करनी है और इसको सोल्व करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे 28 क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट करना, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
जो टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप जो भी आपने ज्वाइन किया है वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करना है अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता। सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, अगर ये क्वेश्चन जिसने भी कर लिया इसका मतलब उसका कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, मैंने वैसे मेथड बता दिया लगभग, फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप एक बार जरूर पूछना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑफ फंक्शन। अभी बताया था लिमिट पॉइंट ऑफ पोल ऑफ फंक्शन क्या होता है, एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, वो भी नॉन आइसोलेटेड, ध्यान रखना, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, ठीक है ना, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। और जीरोज का जो पोल की जगह जीरोज का जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होता है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है, लेकिन उसके पास दूसरी क्या नहीं होना चाहिए, लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसके पास दूसरा कोई लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट हैज नो अदर सिंगुलरिटी, सॉरी उसके पास कोई दूसरी सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए जीरो के अलावा। तो ये हो जाएगा नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। 30 क्वेश्चन में वापस क्या पूछा है कि इफ द सीरीज हैज ए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर, देन इस सीरीज का पूछना है। ये सीरीज आर कन्वर्जेंस होने का मतलब क्या है, 1/r बराबर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1/an का मॉडुलस। इसका मान आपको गिवन है, इसकी पूछिए। मान लेते हैं इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस r डैश है, कितनी है, r डैश है, तो 1/r डैश इक्वल्स टू an प्लस 1 करना, ये इसको bn मान लो, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट bn प्लस 1/में bn, दिस इज इक्वल्स टू bn की वैल्यू पुट कर दो, bn प्लस 1 कितना हो जाएगा, an प्लस 1/में n प्लस 1 अपोन में क्या हो जाएगा, an/में n, और दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट an प्लस 1/में an इंटू n/n प्लस 1। इसकी लिमिट तो 1 आ जाएगी, और इसकी लिमिट कितनी गिवन आपके पास, इसकी लिमिट कितनी गिवन आपके पास, 1/r गिवन है, यानी कि 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r, दिस इंप्लाइज r डैश बराबर r आ गया आपके पास, थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे कॉम्प्लेक्स के आपके पास 30 क्वेश्चन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी कंसेप्ट पे आपसे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है वो आराम से पूछे जाएंगे CUT पेज में। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से कर लिए कंसेप्ट समझकर, तो आपके क्वेश्चन 5-6 आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को ये क्वेश्चंस हैं, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपके सभी साथियों को इसका फ़ायदा मिले।